हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द ब्लूमिंग लोटस। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं चैप्टर 3 का पार्ट 1। अब हम चैप्टर 3 का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, द बेसिक्स इन एस्ट्रोलॉजी। इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जैसा कि आपने देखा है, रूलिंग प्लैनेट्स हर एक राशि का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेष राशि के हैं हमारे मंगल, वृषभ के हैं हमारे शुक्र, मिथुन के हैं हमारे बुध, कर्क के हैं हमारे चंद्र, सिंह के हैं हमारे सूर्य, कन्या के हैं हमारे बुध दोबारा, तुला के हमारे शुक्र, वृषभ के हमारे मंगल, धनु के हैं हमारे शनि, सॉरी धनु के हमारे बृहस्पति, मकर के हमारे शनि, कुंभ के हैं हमारे शनिदेव, मीन राशि के हैं हमारे बृहस्पति। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं, सभी की डिग्री, इनकी अवस्थाएं होती हैं बाल अवस्था से लेकर युवा अवस्था और प्रौढ़ अवस्था तक कहा जाता है। और ये जो डिग्री है हमारी, ये इम्पोर्टेंट्स है। ये हमारे को सिम्बलाइज करती है कि कितनी पावरफुल से आपको रिजल्ट मिलेंगे। पावरफुल को मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो अगर आपके प्लेनेट की 25% रिजल्ट है और आपको वो सपोर्टिव प्लेनेट है, तो आपको वो रिजल्ट देगा। मान लीजिए जो अगर 75% पे होता तो वो 1 महीने 1.5 महीने में रिजल्ट आ जाता है, लेकिन 25% में आपको शायद बढ़ते बढ़ते 6 महीने लग सकते हैं। मतलब इनडायरेक्टली आपका भाग्य किस तरीके से साथ दे रहा है। एफर्ट्स तो आपको उतने ही करने हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आपके व्यूज, चीजें कैसे बढ़ रही है, वो सब चीजें इस पर इनडायरेक्टली डिपेंड होती है। ठीक है। 0 से 2 डिग्री का मतलब ये है कि अगर आप जिस पॉइंट पे आप पैदा हुए हैं, तो उस समय भी प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस रहा होगा। जैसे मान लीजिए आप 11/11/95 को पैदा हुए हैं, तो आपके पास वो प्रेजेंट पॉइंट पे वो रूलिंग प्लैनेट, मान लीजिए बुध, यहाँ क्या कहते हैं आपके मंगल देव, इस पॉइंट पे है। मंगल देव इस पॉइंट पे जिनकी डिग्री 0 से 2 डिग्री है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 के आगे तो इनकी डिग्री भी 0 से 2 डिग्री रहेगी। मतलब ये बाल अवस्था में है, एंड दे आर ऑल्सो गेटिंग युवा पौड़ एंड ऑल दैट, है ना। तो कभी कभार जो ये आपके प्लैनेट्स, ये सारे प्लैनेट जो इतना आपको प्लस पॉइंट नहीं दे पाते, वो कभी कभार 0 से 2 डिग्री वाले आपको दे देते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपने देख लिया था, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व क्यों इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि कहते हैं कि इसकी कंपैटिबिलिटी देखी जाती है शादी के रिश्ते में। मतलब एक तरीके से मान लीजिए आपका नाम प्रतीक है ना, एंड एक लड़की का नाम क्या कहते हैं, प्रियंका है। तो दोनों की राशि सेम सेम आ रही है, कन्या राशि आ रही है। तो कन्या राशि के लिए कह देंगे कि दोनों पृथ्वी तत्व हैं, दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे, है ना। या फिर या फिर किसी की जल तत्व की राशि आ रही है और वो क्या कहते हैं, कन्या राशि के साथ उसकी शादी हो रही है ना। तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल पृथ्वी के ऊपर पानी रहेगा तो ठंडक बनी रहेगी, ठंडक बनी रहेगी, चीजों को बैलेंस कर पाएंगे। तो ये सब चीजों का भी एक नाम के द्वारा ही पूरा एनालिसिस निकाल लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉर्थ इंडियन स्टाइल में आपकी ये क्लॉकवाइज मूव, एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में मूव करती है। और ये हमारा पहला हाउस रहता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, साउथ इंडियन उसमें क्लॉकवाइज रहता है। मान लीजिए आपने ये बना लिया, ठीक है। मान लीजिए बनाने के बाद आपने ये देखा कि स्टार्टिंग पॉइंट तो यही रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट यही है। लेकिन कई कई राशिज में कभी कभार ये यहाँ से भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लगन कुंडली। लगन कुंडली को D1 भी कहा जाता है और D4 भी कहा जाता है। D1 तब कहा जाता है जब इस पे जब इस पे कोई डिग्री नहीं है। D4 तब कहा जाता है जब इस पे डिग्री आ गई है, तो बेसिकली इसका नाम हम D4 ही लेते हैं। आगे बढ़ते हैं नवमांश कुंडली पे। नवमांश कुंडली में आप कोई डिग्री नहीं देखेंगे, इसको D9 कहा जाता है। चंद्रमा,
चंद्रमा जिस स्थान पे विराजमान है, तो आप उसी जो नंबर उधर लिखा हुआ है वो उसको आप बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे दूसरी चंद्रमा दूसरी राशि में है, तो इनकी जो राशि होगी वो होगी वृषभ। वृषभ राशि पहले घर में बैठी हुई है, दूसरे नंबर की राशि, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। ठीक है, दूसरे नंबर की राशि है। देखिए आपकी पूरी की पूरी काउंटिंग कंप्लीट हो रही है इसमें। तो इसी तरीके से मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज। आगे बढ़ते हैं। ये हाउसेस के बेनिफिट्स आपने याद कर लिए होंगे, इसको रिमेम्बर करना बहुत जरूरी है। ये एक हर हाउस रिप्रेजेंट करता है उसकी क्वालिटीज। पहला हाउस, दूसरा हाउस, तीसरा हाउस, चौथा हाउस, पांचवा हाउस, छठा हाउस, सातवां, आठवां, नौवां एंड सो ऑन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। इस बेसिक पॉइंट पे आते हैं। मान लीजिए ये आपका एक हाउस है, तो ये जो हाउस है हमारा, पहला, पांचवा और नौवा, ये हमारा लक एंड त्रिकोण का हाउस है। त्रिकोण कैसे बन रहा है इसमें आप ये देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है हमारा, ये पार्ट होता है ओवरलैपिंग का, ये मतलब ये बहुत पावरफुल हाउस बन जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं केंद्र हाउस पे। केंद्र सेकंड नंबर पावरफुल होते हैं। केंद्र हाउस आ गया हमारा चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर। ये चीज हो गई। अब आ जाते हैं वीक हाउसेस पे। जो हमारे वीक हाउस होते हैं और हमारे प्लैनेट्स की पावर को कम कर देते हैं, वो होते हैं छठा, वो होता है छठा, आठवां और 12वां। इसको हम डिटेल में समझेंगे कि कब ये बढ़ जाते हैं, इनकी पावर बढ़ जाती है, कैसे ये ओवर पावर करते हैं, ये सब चीजें हम थोड़ी देर बाद समझेंगे आने वाले टॉपिक्स में। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये बता दिया था, वो सब चीजें तो आपको रिमाइंड करनी ही करनी है। ये एक पार्ट बता दिया था कि आपको दिक्कत ना हो। ये पिता का घर है, ये इसका घर है, वो उसका घर है, ये व्यय ऋण, ये मृत्यु रोग, ये भी शत्रु और कर्ज का है। ये भी क्या कहते हैं, देखा जाता है फॉर इलनेस के लिए। बट ये मेन होता है आठवां घर। कहीं किसी से भी आप बेसिकली पूछेंगे तो वो कहेगा छठा घर। ले, लेकिन जो मेन होता है वो होता है, वो होता है आठवां घर। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, ये हमारा पहला हाउस है, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है, ये हमारे त्रिकोण घर हो गए। ये हमारे मेन पिलर्स हाउस, ये हमारे मेन पिलर हाउस हो गए, और ये हमारे हो गए वीक घर। ठीक है, तो ये हमारे वीक हो गए। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 3 का पार्ट 2। मैंने आपको बताया था ये हाउसेज होते हैं, इस पे हमने कलर यूज किया। ठीक है, अब इसमें अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले से, तो यहां तक 12वां आ जाएगा। ठीक है, पहले घर में कौन सी राशि रहती है? मंगल की राशि, मेष, मेष राशि रहती है। दूसरा बनाते हैं हम, तीसरा में आ गई हमारी बुध, रूलिंग प्लेनेट, पहले घर में। याद रखिएगा ये पॉइंट, बुध की राशि जो पहले घर में विराजमान है, राज कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
पहले घर में बुध प्लैनेट की मिथुन राशि राजा है। ठीक है, यू गॉट दिस पॉइंट। पहले घर में मिथुन राशि विराजमान है, वो राजा है उस घर की। ठीक है, दिस इज क्लियर टू यू ऑल। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए अब मान लीजिए कि ये बन गया हमारा। अब यहाँ पे 4 है, तो मुझे आप आंसर दीजिए कि इस पे किस घर की राशि राज कर रही है। आई एम वेटिंग, वेट इज ओवर। पहले घर में पहले घर में पहले घर में कर्क राशि विराजमान है और वह राजा है, वह राशि राजा या रानी है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ वी स्टार्ट विथ फिफ्थ। टेल मी, यहाँ पे पांचवा घर है, यहाँ पे पांचवी राशि है। पांचवी राशि कौन सी है? आई एम वेटिंग। सिंह राशि। सिंह राशि इज रूलिंग इन फर्स्ट हाउस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज की बहुत बारीकी है। मतलब राशि नंबर राशि को सिंबलाइज कर रहा है, और ये हाउसेस आप पेंसिल से लिख सकते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे आप कंप्लीट करके बताइए मुझे आप कंप्लीट करके बताइए। मान लीजिए एक आपका होमवर्क है। ठीक है, यहाँ पे हमारी राशि बैठी हुई है अ, वृषभ। वृषभ राशि बैठी हुई है, वृषभ राशि बैठी हुई है। तो यहाँ पे कौन सी राशि आएगी? इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वृषभ राशि बैठी हुई है। वृषभ राशि कौन से नंबर की है? दूसरे नंबर की। तो यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि कौन सी राशि आएगी? तीसरा। दूसरा होमवर्क है आपका, यहाँ पे तुला राशि बैठी हुई है 7वें नंबर की। तो यहाँ पे कौन सी राशि आएगी? पहले घर में पहले घर पे कौन सी राशि आएगी? दिस इज योर होमवर्क। आई विल टेल यू इन चैप्टर 4। आई इंसिस्ट यू डू योर होमवर्क। आगे बढ़ते हैं। लगन कुंडली को कैसे देखेंगे कि ऐसी दिखती है लगन कुंडली। ला लिखो और 0। ठीक है, और यहाँ पे 2 लगन कुंडली हम देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं D1 एंड D4। D1 का मतलब विदाउट डिग्री, D4 मतलब विद डिग्री के साथ। और बेसिकली हम D4 ही वर्ड यूज करते हैं। और नवमांश कुंडली में कभी भी आपको डिग्री नहीं दिखती है, बट उसकी डिग्री सेम होती है एज D4 कुंडली। तो यहाँ पे दूसरी राशि लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये वृषभ राशि का घर है, और इसके जो रूलिंग प्लेनेट है वो है शुक्रदेव। और ये कौन सा घर है? पहला। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखेंगे। हर एक कुंडली आप खोल के देखेंगे, वहां पे केवल ऐसा लिखा होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या फिर कोई उसी में ही उसी कुंडली की अगर हम बात करेंगे तो उसमें लिख देंगे कि यहाँ शुक्र हैं, यहाँ चंद्र हैं। ठीक है, और इधर डिग्री लिखी होगी 19 21, है ना? तो इस पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है दूसरा नंबर लिखा हुआ है, तो मतलब पहले घर में पहले घर में वृषभ राशि
विराजमान है, मतलब तख्त पे बैठी हुई हैं, दिस इज अ तख्त। ठीक है, राजा का सिंहासन है ये। पहले घर में वृषभ राशि विराजमान है, जिनके रूलिंग प्लैनेट हैं, रूलर शुक्राचार्य। इस पॉइंट को ढंग से समझेंगे, इसको लिख लेंगे, इसको याद रखेंगे, बहुत कंफ्यूजन आने वाला है वरना तो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3। तो ये राशि है, ये पहले घर में मिथुन राशि है, जिसके राजा हैं बुध देव, या फिर उसके रूलिंग प्लेनेट हैं बुध देव। आगे बढ़ते हैं, सातवां घर में कौन सी राशि विराजमान है? बृहस्पति देव की धनु राशि। और मान लीजिए यहाँ पे शुक्र लिख दिया जाए और सूर्य लिख दिया जाए, तो कैसे बोलेंगे? इस पॉइंट को याद रखिए। और हमारे शुक्रदेव विराजमान हैं, तो कैसे बोलेंगे? सातवें घर में धनु राशि विराजमान है, जिसके रूलिंग प्लेनेट हैं बृहस्पति देव। साथ ही साथ वर्ड क्या जोड़ेंगे हम? साथ ही साथ उनकी संधि। संधि मतलब आपस में मेल जोल। सूर्य प्लस शुक्रदेव का हो रखा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सातवें घर में धनु राशि विराजमान है, जिसके राजा या रूलिंग प्लेनेट है शुक्र बृहस्पति देव। साथ ही उनकी संधि हो रखी है सूर्य और शुक्रदेव के साथ। इस पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए ये लगन कुंडली है, और लगन कुंडली से आप नवमांश कुंडली कैसे बनाएंगे, तो हम इसके ऊपर बात करते हैं। अब ये लगन कुंडली है, लगन कुंडली को बनाने के लिए LO लिख देंगे, और जहां पे चंद्रदेव लिखा हुआ है, यहाँ पे चंद्रदेव लिखा हुआ है, तो इसकी लगन कुंडली से हम नवमांश कुंडली कैसे बनाएंगे? ये आप देखिए इधर, यहाँ पे ना जीरो लिख देंगे, ना जीरो, और यहाँ पे 8वीं लिखी हुई है, तो 8वीं आ जाएगी पहले घर में। यहाँ से नंबर स्टार्ट होगा, 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब पहले घर में वृश्चिक राशि विराजमान है, जिसके राजा या रूलिंग प्लेनेट है हमारे मंगल देव। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चंद्र लिखा हुआ है, तो आप बना के बताइए मुझे कि कैसे बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, नवमांश कुंडली को हमने यहाँ पे दोबारा बना दिया है। ऊपर जो बना हुआ था यहाँ पे 8वां, यहाँ पे हमने यहाँ पे दोबारा लिख दिया है, और 8 9 10 11 12, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनिएगा। नवमांश कुंडली, अब यहाँ पे चंद्रदेव थे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तभी मैंने नवमांश कुंडली बनाई है, और उनके साथ क्या हो गए? मंगल देव। तो इसको आप कैसे बोलेंगे और कैसे लिखेंगे? पहले घर में कर्क राशि विराजमान है, जिसके राजा और रूलिंग प्लेनेट है चंद्रदेव। उस राशि में किसकी संधि हो रखी है? केवल मंगल देव की। दोबारा बोल रहा हूं, पहले घर में कर्क राशि विराजमान है, जिसके राजा हैं चंद्रदेव, और रूलिंग प्लेनेट है चंद्रदेव, जिनकी संधि मंगल देव के साथ हो रखी है। संधि मतलब मेलजोल, वो हेल्प ही करेंगे आपकी। आगे बढ़ते हैं, कंपेयर करते हैं D4 और D9। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे लगन दो, मतलब कौन सी राशि? वृषभ राशि। यहाँ पे चंद्रदेव लिखे हुए थे, तो हमने ये यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो आपकी नवमांश कुंडली बन गई। हेलो फ्रेंड्स, ब्लूमिंग लोटस insists you to revise all them
what are given and told to you, and please keep all this point in fingertips. Keep these all points in fingertips. Now we move further. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप समझ सके तो ठीक है, वैसे इन्हीं पॉइंट्स में से है, अगर आपके फिंगर टिप्स पे है तो आप इसको इजीली समझ पाएंगे, बट मैं आगे इसको समझाऊंगा इन फ्यूचर टू। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये हमारी लगन कुंडली है। ठीक है, ये हमारी लगन कुंडली, ये होगी हमारी नवमांश कुंडली। तो अब हम क्या करेंगे, लगन कुंडली में यहाँ पे लिखा हुआ है मंगल। अगर लगन कुंडली में आपके यहाँ पे मंगल लिखा हुआ है तो आप 100 से 100% मांगलिक हैं। ठीक है, और आपकी नवमांश कुंडली में भी यहाँ पे मंगल लिखा हुआ है तो भी आप 100 से 100% मांगलिक हैं। ठीक है, अब जो मैं इस पे बेसिक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ, ने आपको किसी ने कह दिया कि आपकी लगन कुंडली में आप मांगलिक नहीं हैं और आपका जो मंगल आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मान लिया आपका मंगल यहाँ पे आ रहा है, आप लगन कुंडली में मांगलिक नहीं है। ठीक है, लेकिन आपकी जो नवमांश कुंडली है उसमें मंगल यहाँ पे आ रहा है, तो उस हिसाब से आप मांगलिक हैं। तो भी आप 100% मांगलिक हैं। ठीक है, दैट इज नॉट आंशिक, नॉट 100% ही होता है, आपको डराने के लिए केवल आंशिक, घोर और ये सब वर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है, अब मैं आपको गोल करके बताता हूं कि अगर मंगल देव इन इन स्थानों पे आ रहे हैं तो आप मांगलिक हैं। ठीक है, तो एक पैटर्न देख लेते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। एक तो ये बना। ठीक है, ये पैटर्न बन रहा है हमारा, ये तीर का एरो स्टार्ट फ्रॉम 12th हाउस टू 10th हाउस। ठीक है, और हाउसेस के लिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि कोई भी चीज कहाँ से लिखना है अपने, फॉर अपने आइडिया के लिए, यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये एरो बनाना है 12th हाउस से टू 10th हाउस। ठीक है, प्लीज इसको याद रखेंगे। तो अगर चाहे आप मांगलिक लग्नेश में हो या नवमांश में हो, आप मांगलिक हैं, बट समटाइम्स आपको कह दिया जाता है लगन में अगर आपका नहीं आ रहा है और आपका नवमांश में आ रहा है तो भी आप 100% मांगलिक हैं। कभी कभार आपको ये कहने को मिलता है कि आप आपके नवमांश मांगलिक है, बट इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, आप मांगलिक नहीं है, है ना। अगर आपका लगन में होता तो आप मांगलिक होते, ऐसा नहीं है, चाहे लगन में हो चाहे नवमांश में हो, आपके दोनों ही मांगलिक कंसिडर किए जाएंगे। आपको एरो बनाना है 12वें हाउस से 10वें हाउस तक, अगर अगर इन इनमें है तो हम मांगलिक दोष को कंसिडर करेंगे ही करेंगे। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कब मांगलिक दोष कट जाता है, वो सब चीजें हम आगे वाले चैप्टर पे सीखेंगे, बट मेरा इंसिस्ट आपसे दोबारा है कि आप इसको फिंगर टिप्स पे कर लें। थैंक यू।